एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक वंस अगेन। तो आज फिर एक इंटरव्यू एक ऐसे एस्पायरेंट का जिसको सुन के आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है, क्योंकि इनकी जर्नी ऐसी नहीं रही कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इनको सब कुछ मिल गया। और जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है इनकी जर्नी की, यूजुअली आप किसी की भी स्टोरी सुनते हो तो किसी ने शायद एक इंटरव्यू दिया हो, 2 या 3 दिए हो, 4 दिए हो मैक्स। सो टुडे वी हैव पंकज अवस्थी विद अस। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 7 इंटरव्यूज दिए हैं ऑफ डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के। सो हाय पंकज। हेलो विश्वास। या सो पंकज की जो हम जर्नी है, अगर मैं पंकज से एक बार खुद पूछना चाहूँगा कि पंकज, हाउ डिड यू स्टार्ट, क्या बैकग्राउंड था, कैसे बैंकिंग एग्जाम्स की तरफ आपका बना कि यार मुझे ये देना है? एक्चुअली मैंने बीटेक करी थी 2014 में पास आउट हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, तो मैंने एमबीए की तरफ एग्जाम्स वगैरह दिए, तो मेरी सिलेक्शन हुई थी एमबीए में। एंड देन ड्यू टू सम रीजंस मेरा रिजल्ट जो था वो थोड़ा बीटेक का डिले हो गया, तो मुझे ड्रॉप करना पड़ा। फिर ड्रॉप करने के बाद फिर मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ तैयारी करनी चाहिए। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। फिर 2015 में मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी, और 2015 आई थिंक मार्च से मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। और उसके बाद फर्स्ट एग्ज़ाम जो था वो था SBI PO का। और उस साल क्या हुआ था कि इसमें चेंजेस आए थे, पैटर्न में चेंजेस आए थे। जो प्रीलिम एग्ज़ाम था उस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जब पहला एग्ज़ाम दिया SBI PO का, तो अब वही एक्सपीरियंस था नहीं उस टाइप के एग्ज़ाम्स का। तो जैसे एग्ज़ाम दिया उसमें थोड़ी उस टाइम पे सेक्शन टाइमिंग नहीं रहती थी, तो मैं मैथ और रीजनिंग में करता रह गया और इंग्लिश सेक्शन से छूट गया। तो और क्वालिफाई नहीं हो पाया प्रीलिम्स एग्ज़ाम। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझ में कमी तो है। एनालाइज करा मैंने खुद को कि कहाँ कहाँ कमी रह रही है। उसके बाद फिर मैंने सर्च करा कि ये जो मॉक एग्जामिनेशन है ऑनलाइन कौन कौन जो प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने 1-2 प्लेयर्स के जो हैं ये मॉक टेस्ट जो है सब्सक्राइब करे। प्रैक्टिस मॉक भी उनमें से एक था। और जब मैंने वो देना स्टार्ट करे तो उसके बाद डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिला मुझे उससे। और उसके बाद हर एग्ज़ाम प्रीलिम तो ऑलमोस्ट मैंने हर एग्ज़ाम PO का हर एग्ज़ाम मैंने क्लियर करा था। और प्रीलिम्स तो हर एग्ज़ाम क्लियर हुआ। उसके बाद 2016 में जो IBPS PO हुआ, IBPS RRB PO हुआ, उसका मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा, मेंस क्वालिफाई करा, इंटरव्यू दिया। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI PO, इन सब का बैंक ऑफ बड़ौदा 2 टाइम्स, RRB PO 2 टाइम्स एंड IBPS PO 2 टाइम्स मैंने इसका इंटरव्यू दिया। उसके बाद फिर LIC में एज ADU ज्वाइन करा मैंने। और फिर बीच में डिसकंटिन्यू करा, फिर टीचिंग वगैरह करी इसी फील्ड में। और अच्छा, तो जनरली क्या होता है कि लोग जब MBA की तरफ मन बना लेते हैं वो इस तरफ नहीं जाते, मतलब उनका लगता है कि यार MBA में एक अच्छी MNC में जॉब लग जाए। बट उसको आपने फिर कैसे अपने माइंड में विजुलाइज किया कि नहीं यार, एक बैंकिंग या गवर्नमेंट जॉब भी एक ऑप्शन है? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मेरी सिलेक्शन हो गई थी, बट मेरा रिजल्ट अवेटेड था। हाँ। उस वजह से मेरी जो सीट जो कैंसिल हो गई। अब मुझे लगा कि मुझे 1 साल और इस प्रोसेस में वेट करना पड़ेगा, तो आई शुड ट्राई फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। वो इजीली फ्रूटफुल है, जल्दी जॉब मिल जाएगी, तो इसलिए मैं उसको साइड स्विच कर गया उसका। ओके, तो अभी थोड़ा फिर पंकज से अब थोड़ा और हम डीप डाइव करते हैं। 7 इंटरव्यूज़ तक पहुंचना ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। तो इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा कि इंटरव्यूज़, अगर आपने 7 इंटरव्यूज़ अगर दिए हैं तो उसमें से कितने ऐसे थे जो बिल्कुल आपको लगा कि यार ये तो नहीं हुआ सही, और कितनों में ऐसा लगा कि यार ये चीज़ बेटर हो सकती थी, या फिर और फाइनली ऐसा भी हुआ कि नहीं यार दूसरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ जो दूसरे इंटरव्यू में हम गए, और जो 5वां इंटरव्यू दिया वो बहुत गंदा हुआ। हाँ। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस थे आपके? ऐसा है कि एक्चुअली 7 इंटरव्यूज जो थे मेरे, वो सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अच्छा। कुछ इंटरव्यूज ऐसे थे कि जिसमें मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बट जब मार्क्स आए तो मुझे लगा कि नहीं ये तो उसके कंपैरिजन बहुत कम मार्क्स मिले। और कुछ ऐसे लगा कि नहीं मेरा अच्छा नहीं गया, बट उसके कंपैरिजन मार्क्स जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि इंटरव्यू में कोई भी ऐसा मुझे लगा नहीं कि वो आपस में इंटरलिंक्ड थे। 7 इंटरव्यू सब में डिफरेंट एक्सपीरियंस था, हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और आपकी फैमिली बैकग्राउंड से, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से, बैंकिंग रिलेटेड, डे टू डे लाइफ रिलेटेड। मुझे एक बस ये है कि मुझे एक इंटरव्यू दिया था मैंने, आई थिंक SBI का, मुझे उससे एक चीज़ सीखने को मिली थी कि जो आप इंटरव्यू दे रहे हो कुछ हद तक आपके हाथ में रहता है कि आप कैसे जो आपका इंटरव्यू है उसको आप किसी एक टॉपिक के थ्रू अट्रैक्ट करो और उसी में आपका पूरा इंटरव्यू चले। मेरा एक इंटरव्यू था आई थिंक 2017 का था SBI PO का। तो GD में टॉपिक आया, इज फार्मर लोन वेवर स्कीम इज गुड और बैड फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो जब वो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुई तो 10 वो थे एस्पिरेंट, 10 पार्टिसिपेंट्स थे और उसमें 9 पार्टिसिपेंट जो थे वो सब ने इन फेवर बोला। और मुझे लगा कि अगर मैं इन फेवर बोलूँगा तो शायद मैं भी इनके बीच में ऐसे भीड़ बन के रह जाऊँ। तो मैं उसके अगेंस्ट गया और मैं उसके अगेंस्ट बोला सारा, और फिर लाइन आइट में आ गया उसी में। और जब इंटरव्यू हुआ तो उसका फ़ायदा मिला मुझे। जो इंटरव्यूअर था, 15 मिनट का मेरा इंटरव्यू था, मुझसे हर क्वेश्चन उसी रिगार्डिंग पूछा गया। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हद तक जो इंटरव्यू रहता है वो हमारे हाथ में रहता है कि जो इंटरव्यूअर है उससे हम क्या, उसे किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करें ताकि वो उसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे वो। ठीक है। और इसमें जैसे आपने बोला कि बहुत सही बोला कि जिस तरफ अट्रैक्ट करें, बट कई लोग क्या होता है, कई बार लोग शो ऑफ में रह जाते हैं कि मुझे इम्प्रेस करना है सामने वाले को, कि पैनलिस्ट को अगर इम्प्रेस कर लिया तो वो ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है। तो आपको लगा कि जैसे आपने बोला ना अभी कि कुछ इंटरव्यूज जो मैं देखा है मुझे लगा कि अरे तो अच्छा हो गया और इसमें मार्क्स भी अच्छे आएंगे, सिलेक्शन कम किया। कुछ में हुआ कि सोचा ही नहीं कि अच्छा हुआ है पर हो गया। हाँ, एक्चुअली बेसिकली मुझे लगता है कि हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि वो वर्क करता है। क्योंकि देखो, नॉलेज तो वो हमारी जज कर चुके हैं, नॉलेज तो थ्रू एग्जाम वो हमारी जज कर चुके हैं, उसी बेसिस पे हम उनके सामने इंटरव्यू देने आए। अब बेसिकली मुझे लगता है कि वो हमारा एक तो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, दूसरा कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम कैसे टैकल करते हैं वो चेक करते हैं, तीसरा हमारा एटीट्यूड चेक करते हैं। ठीक है। तो एटीट्यूड, वैसे एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। तो अब कुछ लोगों का सबका अपना अपना एक परसेप्शन होता है, सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है। तो एटीट्यूड में आप कैसे समझाओगे कि सामने वाले को यार कि ठीक है उसने एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स क्रैक किए, अब हो सकता है उसने GD भी अच्छा दिया हो, जनरल नॉलेज भी उसकी बहुत अच्छी है, पर एटीट्यूड या पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है जो सिखाई नहीं जा सकती, अब कुछ नहीं होती। तो आप स्पेसिफिकली क्या डिफरेंशिएटर देखते हो कि यार जो बंदा इंटरव्यू तक पहुंचता है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, और अगर आप अपने ही इंटरव्यूज़ को एनालाइज करो तो उसमें आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे हुई, मतलब क्योंकि इंसान का कैरेक्टर ही अल्टीमेटली वो जज करता है। एक्चुअली बेसिकली जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू देने गया था बहुत नर्वस था, तो वो नर्वसनेस मेरी इंटरव्यू में दिखी। कुछ उन्होंने क्वेश्चंस मुझे पूछे, मुझे कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने पूछा कुछ और, मुझे कुछ और सुनाई दिया, क्योंकि थ्रू नर्वसनेस की नहीं पूछा कुछ, मैं कुछ और आंसर कर रहा हूँ बेसिकली। और जैसे जैसे वो इंटरव्यूज देता गया तो थोड़ा थोड़ा फियर कम होता गया उस चीज़ का। और ऐसा भी नहीं है कि ठीक है कोई, अब वो इंटरव्यूअर हैं और इंटरव्यू बैंकिंग इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं बैंकिंग एक्सपीरियंट हूँ, तो उनके पास तो बहुत नॉलेज है। आई थिंक 30 to 35 ईयर्स ऑफ बैंकिंग हिस्ट्री है उनकी। अब वो मुझसे बैंकिंग के क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली उनको पता है कि उनसे कम नॉलेज है मुझे। बट ये है कि ठीक है मुझे नहीं आता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कि नहीं आता सर, आई डिड नॉट रिकॉल दिस टाइम एंड आई विल लर्न, आई एम अ क्विक लर्नर एंड आई कैन लर्न दीज थिंग्स। तो मुझे लगता है बस वही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि टोटली फेक करे जा रहे हैं कि नहीं मुझे आता है ऐसा वैसा, तो वो नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए कि जितना मुझे आता है उतना खुद को प्रेजेंट करो, बाकी नहीं आता तो आई थिंक बहुत बड़ी लर्निंग है कि आपको पहली बात तो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उससे नर्वस होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ठीक है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपसे कुछ पूछेंगे, उसका कुछ जवाब आपको आते होंगे नहीं आते होंगे, और जिनके नहीं आए उनको घर जाके देखना ज़रूर, हो सकता है अगले इंटरव्यू के लिए काम आ जाए, किसी पेपर में काम आ जाए। पर वहाँ पे अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करना। अगर इंटरव्यू चल रहा है, 5 मिनट का आपका इंटरव्यू है, 10 मिनट का है, जितने का भी है, तो 2 मिनट बहुत अच्छे है, उसके बाद अगर एकदम आपको लगता है आपका ग्राफ डाउन चला गया, आपने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़। तो बहुत अच्छे से पंकज ने वो बात समझाई। अब पंकज दूसरी तरफ चलते हैं कि प्रीलिम्स आपके निकलने लगे, ऑलमोस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सारे प्रीलिम्स निकाल रहे थे। मेंस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा कि मेंस को आपने कैसे इम्प्रूवमेंट करी? एक्चुअली प्रीलिम्स का मैंने बेसिकली आपको बताया, प्रीलिम्स इज जस्ट अबाउट स्पीड। आपकी एक तो कंसेप्ट पहले क्लियर, ऑब्वियसली जो तैयारी करेगा वो कंसेप्ट क्लियर करेगा अपने। अब बात है स्पीड की, स्पीड कैसे मैंने स्पीड बनी कि मॉक टेस्ट करके।
जितने ज़्यादा मैं जब तैयारी करता था, मुझे याद है कि मैं कुछ नहीं देखता। जब एनालिसिस करता था एग्जाम का, मुझे लगता था कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मुझे। जब सब टॉपिक आते हैं मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या, तो मैंने एनालाइज करा कि स्पीड जो है वो कहीं 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 डिफर कर रही है। तो फिर मैंने इसी पे काम करना स्टार्ट करा। मैं डेली अपना एक टारगेट सेट करता था। जो प्रीवियस डे के मेरे मार्क्स थे एक मॉक में, प्री मॉक में, मैं वो टारगेट सेट कर रहा था, इससे मिनिमम 2 मार्क्स मुझे ज़्यादा लेने हैं। जब तक वो नहीं आए होंगे तब तक मैं मॉक देता रहूँगा। और मुझे याद है कि 2016 में जब मेरे निकलना स्टार्ट हुए थे, 2017 में मैंने आई थिंक एक दिन में 5-5 प्री के मॉक्स दिए हैं। और फिर आपने पूछा मेंस के लिए, तो मेंस के लिए ऐसा है कि मेंस इज जस्ट अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है उसको सॉल्व करने के लिए। बट जो टॉपिक्स हैं आपके, जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपको चूज करने हैं, और वो बहुत वाइजली चूज करना पड़ेगा आपको। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत चूज कर लिया तो आप उसी में फंसे रह जाओगे और पूरा टाइम उसी में बर्बाद हो जाएगा। तो आपको बहुत बेसिकली मेंस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन। आप जो क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, आपको देखना है पहले कि ये क्वेश्चन जो है ये हो सकता है नहीं हो सकता है, और उसी पे लगाए रहना है, उसको करना है, देन नेक्स्ट को स्विच करना है। और ऐसा भी नहीं है कि जब नहीं हो रहा है तो उसी पे फंसे रहो, तो वो भी देखना है। तो मेंस का जो मॉक टेस्ट है उसको देके यही सीखने को मिलता है कि आप जो पेपर करोगे एग्जाम, रियल एग्जाम में जाके जो मेंस एग्जाम लिखोगे, तो उसमें आपको ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है मुझे वो सॉल्व करने हैं। तो वो प्रैक्टिस कराता है मेंस के मॉक टेस्ट। समझ। तो बेसिकली 2 चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं। एक तो आई थिंक जो मुझे समझ में आ गया कि ये क्यों 7 एग्जाम्स ऑलमोस्ट क्रैक कर पाए या उसके इंटरव्यू तक पहुँच पाए एटलीस्ट, कि ये खुद से कंपटीशन कर रहे थे, बाकी लोगों से उतना नहीं कर रहे थे। जैसे उन्होंने बोला कि अगर मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं किसी टेस्ट में, तो मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मेरे को 42 या 43 मैंने नेक्स्ट एग्जाम में स्कोर नहीं किया, या प्रीवियस डे के कंपैरिजन में स्कोर नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है सीरियसनेस और पैशन, कि पूरी दिन मॉक टेस्ट लगाए जब तक स्कोर में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी है कि जैसे उन्होंने बताया मेंस में इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन, प्रीलिम्स में इट्स ऑल अबाउट स्पीड। तो आपको अपना ना माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि यार, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई भी इंसान हो जिसको ये ऑलरेडी ये चीज़ पता भी हो, कहीं ना कहीं लालच आ जाता है एग्जाम देते टाइम कि यार नहीं, ये क्वेश्चन भी मैं लगा लूँ, मेरे मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे या फिर मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो कोई एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में, चाहे वो IITs का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे कैट का हो, चाहे कोई और एग्ज़ाम हो, जब मेंस लेवल पे बातें आती हैं या फिर जब क्वेश्चन पेपर का लेवल हाई होता है, तो अल्टीमेटली इट ऑल बिकम्स अबाउट क्वेश्चन सिलेक्शन। वो जानबूझ के पेपर या तो टफ किया जाता है या फिर जो मेंस का कॉन्सेप्ट है वो बनाया इसलिए गया। तो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको मेंस के मॉक्स को एनालाइज करना चाहिए। सिर्फ मेंस के मॉक्स देके छोड़ नहीं देना चाहिए। आप अपने चीज़ों को आइडेंटिफाई करो कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ नहीं हो रही है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस बनते हुए चले जा रहे हैं। वो आपको हेल्प करेगा अल्टीमेटली मेंस के एग्जाम में। तो अभी थोड़ा और आगे चलते हैं कि जब आप प्रीलिम्स और मेंस क्रैक होने लगते हैं, जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ठीक है, अब मुझे हो गया इतना कि मैं एग्ज़ाम तो निकाल लूँगा, रिटर्न निकाल लूँगा, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी ले लिया कि चलो इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या डायनामिक्स हैं एक इंटरव्यू के, वो समझ लिए। एक प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ आती है ऑप्शंस की, कि कई बार कोई बंदा वेट कर रहा है यार इसका रिजल्ट आएगा तो मैं इसमें यहाँ जॉब ले लूँगा, या फिर कोई LIC की वेट कर रहा है, कोई SBI PO की वेट कर रहा है, कोई शायद IBPS की वेट कर रहा है। तो हाउ डू यू डिसाइड कि उसमें क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, कैसे सिलेक्शन करनी चाहिए अल्टीमेटली, अगर किसी बंदे के पास अगर ऑप्शंस हैं जैसे आपके पास थे कि कौन सी जॉब को मैं चूज़ करूँ अल्टीमेटली, तो हाउ डू यू डिसाइड एट दैट टाइम? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही रहना चाहिए कि आप जब एग्ज़ाम क्लियर, पहले तो तैयारी करो। तैयारी तो हर एग्ज़ाम के लिए करो, तैयारी तो ऑलमोस्ट लगभग सेम रहती है। तो तैयारी हर एक एग्ज़ाम के लिए करो। जब आपके पास ऑप्शंस हैं देन यू कैन चूज़। बट जब पहले तो ऐसा हो कि एक सिंगल आपके पास जॉब होनी चाहिए। तो जो भी टेस्ट है, जो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, उस बेसिस पे आपको जो फर्स्ट जॉब मिली है उसको आप ले लो। देन इफ़ यू हैव ऑप्शन देन चूज़। आपको पहले तो अपना देखना है। अब ऐसा तो है नहीं कि दूसरा जो एस्पिरेंट है ही सेटिस्फाइड विद SBI PO, दूसरा एस्पिरेंट है ही सेटिस्फाइड विद IBPS PO, तीसरा एस्पिरेंट है ही सेटिस्फाइड विद LIC
AO और ADO। सो हर आदमी का वो अलग रहता है, हर जो एस्पिरेंट है उसकी अपनी और लिमिट्स होती हैं कि मुझे इस टाइप की जॉब सूट करेगी, मुझे इस टाइप की जॉब सूट करेगी, मुझे सेल्स में जाना है या फिर मुझे इंश्योरेंस सेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर तो उसे खुद से डिसाइड करना है वो कि बैंकिंग में बेसिकली क्या होगी, पब्लिक डीलिंग होगी, और मुझे एज अ PO अगर ज्वाइन करता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत वो लोन देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा, तो वो उसको खुद सेलेक्ट करना कि अगर मैं उस टाइप का हूँ कि मैं वहाँ सर्वाइव कर पाऊँ, नहीं तो मुझे इंश्योरेंस साइड जाना चाहिए, इंश्योरेंस में एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, या फिर मुझे मार्केटिंग में जाना चाहिए, तो वो डिफरेंट है। तो वो हर एक आदमी को अलग रहता है, तो उसे अपने हिसाब से चूज करना है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि ठीक है कि मेरा फ्रेंड जो है वो SBI PO में सेटिस्फाइड है, बट दूसरा फ्रेंड है जो SBI PO से सेटिस्फाइड नहीं है, वो SBI PO छोड़ के LIC असिस्टेंट ज्वाइन कर रहा है। एक ऐसा है जो LIC से सेटिस्फाइड नहीं है, वो NICL ज्वाइन कर रहा है, या फिर RRB ज्वाइन कर रहा है, कोऑपरेटिव बैंक ज्वाइन कर रहा है। तो हर एक बंदे की अपनी लिमिट्स होती हैं, उसको पता है कि मैं कहाँ सेटिस्फाइड होऊंगा, तो हर एक बंदे का अपना अलग रहता है, तो अपने हिसाब से सेट होता है। ठीक। अभी एक मेरा जो आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं, बार बार दिए हैं, कट ऑफ्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कट ऑफ्स को मतलब देखना भी चाहिए, नहीं चाहिए, कि उसको उससे नजर बना, मतलब व्हाट इज योर ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट कट नहीं, ऑफ्स? कट ऑफ्स का देखो, अब वैसे तो बहुत लोग देखते हैं कि कट ऑफ्स लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई है, मैं उसी हिसाब से, पर अगर उसी हिसाब से तैयारी करोगे तो आई थिंक उसमें एक नुकसान है। नुकसान ये है कि मान लो लास्ट ईयर जो पेपर था दैट वाज टफ, और उसकी कट ऑफ 40 गई, और इस साल का पेपर आया बहुत इजी, और उसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं 40, लास्ट ईयर थी 45 होगी, और जैसे ही मैं 45 का मार्क क्रॉस करूंगा और मैं थोड़ा वहाँ पे रिलैक्स हो जाऊंगा कि नहीं अब तो मैंने कर लिया, अब करूंगा आगे या नहीं करूंगा। तो शायद मैं इस चीज से थोड़ा अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे डाउन हो जाऊं, और आई थिंक जैसे 40 क्रॉस करने के बाद मुझे लगा 45 क्रॉस कर दिया और मेरा हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा सेफ जोन में आ गया, और मैं थोड़े कम क्वेश्चन करता हूँ और कट ऑफ चली जाती है 7। और वो तो क्योंकि लास्ट ईयर जो लेवल था, इस साल का लेवल, लास्ट ईयर के एस्पिरेंट्स, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, इस साल के नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स, पिछले साल कैसे थे, इस साल, वो तो कोई जज नहीं कर सकता। और मेरे साथ ऐसा हुआ है। आई थिंक 2015 का SBI PO था, या 2016 का था, 2016 का SBI PO था, और मैंने ये करा कि क्वांट और रीजनिंग मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, और ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक वो सारा अटेम्प्ट कर दिया, और मुझे लगा कि अब इंग्लिश में सेफ खेलता हूँ। हर साल 4-5 कट ऑफ जाती थी, मुझे लगा इस बार 6-7 चली जाएगी, मैंने 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और 10 में से सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हो गया। आई थिंक मेरे 8.5 या 8.75 मार्क्स आए, और 0.25 से इंग्लिश की कट ऑफ रहेगी। तो वही मेरे माइंड में था कि कट ऑफ इतनी जाती है, और उसी हिसाब से मैं अटेम्प्ट करता हूँ कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, और मेरे दिमाग में वही मिसकंसेप्शन रही, और रिजल्ट क्या रहा कि मुझे क्वालिफाई नहीं हो पाया। और हालांकि उस टाइम पे इतना था कि मेरी जो कट ऑफ थी, ओवरऑल कट ऑफ तो क्वांट और रीजनिंग से ही क्लियर हो गई थी, बट वो इंग्लिश की कट ऑफ इस वजह से मिसकंसेप्शन था कि 10 ही करे, और 10 में 5 कट ऑफ जाएगी तो आ ही जाएंगे, और एक क्वेश्चन गलत हो गया मुझे लगता है, और वो 8.5 8.75 मार्क्स आए, और 0.25 से वो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाई। एक क्वेश्चन मेरा है स्पेसिफिकली कि आपकी जर्नी में भी ऐसा रहा कि पहले साल में या दूसरे साल में चीज़ें नहीं सेट हुई, जैसे एक एस्पायरेंट सोचता है, या फिर हम सब सोचते हैं वैसे कि चीज़ें ट्रैक पे आ जाएं, तो ऑब्वियसली जब किसी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो उसके दिमाग में आता तो है। और ये मैं बहुत नेगेटिव पॉजिटिव उसमें कह रहा हूँ कि ठीक है, जिसको रियलाइजेशन हो गई कि भाई नहीं, मुझे नहीं करना, ये नहीं है मेरे लिए, उसका केस अलग है बिल्कुल, वो तो चलो छोड़ दे, और उसको कुछ और ट्राई करना है, कहीं और जॉब करनी है, अपना कुछ करना है, वो कर सकता है। एक है कि जिसको पता है कि हाँ मुझे यही करना है, और उसे पता भी है कि शायद मैं कर भी सकता हूँ, और तो वो बंदा जब उसके पास, क्योंकि वो भी डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा कि यार ठीक है, मैं ये जॉब यहाँ कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, तो उस टाइम पे आपका, पहली बात तो आपके साथ ऐसा हुआ था, दूसरी बात अगर हुआ था तो उस टाइम पे फिर क्या किया? एक्चुअली बेसिकली क्या रहता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, कि बहुत डिस्ट्रैक्शन आएंगी, मैं एग्ज़ाम दिए जा रहा हूँ और नहीं क्लियर हो रहा। एक तो पहले होता है कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, मेंस क्लियर हुआ, पर जब लास्ट पॉइंट पे जाके आप नहीं होता, इंटरव्यू नहीं होता, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, और फिर मुझे लगता है नहीं, मैं तो ये नहीं करूँगा, मुझे कहीं और जाना चाहिए, मैं कहीं और जॉब कर लेता हूँ। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो गलत है। गलत इसलिए है कि जब आप एक तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, एक तो उतना टाइम नहीं दे पाओगे उस चीज़ को, फिर कहीं जॉब करने लगोगे तो वहाँ से थक के आओगे, तैयारी उस लेवल पे नहीं कर पाओगे। दूसरा तीसरा एक डिस्ट्रैक्शन रहती है मनी, कि जब आप इनकम आ रही है आपकी, तो आपको लगेगा कि ठीक है मैं कमा तो रहा हूँ, एक प्रेशर नहीं बिल्ड होता ना, थोड़ा, एक तो थोड़ा प्रेशर भी होना चाहिए कि मुझे ये करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे नीड है, मुझे जॉब करनी है क्योंकि नीड है मेरी
मुझे जॉब करनी है अर्न करने के लिए, बट अगर आप वही डिस्ट्रैक्शन लेके आप चले जाओ जॉब करने तो आप इनकम होगी बेसिकली, और मनी इज डिस्ट्रैक्शन। तो वही मनी जैसे आएगी तो मुझे लगेगा कि नहीं छोड़, क्या है, चल तो रही है, नौकरी तो मैं कर रहा हूँ, इसी में स्किल्स इंप्रूव करता हूँ, यहीं से ऊपर उठता हूँ। बट जिसको अगर है कि अगर करनी है मुझे, तो उसको तो फोकस्ड रहना है कि इसी पे फोकस्ड रहो, तैयारी करो। कुछ नहीं है अपनी, देखो क्या है कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो खुद की गलती है, रादर इन मेंस और इन इंटरव्यू खुद ही कुछ ना कुछ कमी रही होगी, उसको एनालाइज करो कि अगर शायद मैं ये करता तो ये हो जाता। सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मैं अगर शायद उस टाइम पे मैं ये करता तो ये हो गया होता, इस क्वेश्चन में नहीं फंसा होता, छोड़ दिया होता तो शायद अगले 5 क्वेश्चन कर लेता। ठीक है, तो वो खुद को एनालाइज करना है। हर फेलियर पे खुद को एनालाइज करो कि मैं फेल हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ। उसको फेल होने के बाद फिर देखो कि मैं यहाँ फेल हुआ, ये मेरे लूप होल्स थे, उनको कवर अप करो, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, डेफिनेटली होगा। आई थिंक बहुत अच्छे से उन्होंने सम कर दिया, और इस पर मैंने भी खुद पर्सनली देखा है बहुत सारे एस्पायरेंट्स का कि जो SBI क्लर्क जैसे मान लो क्रैक कर लिया है या और कोई एग्जाम भी क्रैक कर लिया है, पर उनका मिशन जैसे लेट्स सपोज RBI ग्रेड भी है, तो वो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं। हो सकता मतलब जॉब के साथ भी ऑब्वियसली आप तैयारी करते हैं और लोग करते भी हैं, और लोग उसके बाद भी क्रैक करते हैं, पर आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनली मैं अपना बोलूँ, अगर मेरे पास, क्योंकि सैलरी एक ड्रग की तरह काम करता है, 30 तारीख को जब अमाउंट क्रेडिट होती है उसका एक अलग नशा सा बन जाता है लोगों के दिमाग में, और ये फैक्ट है, रियलिटी है। इसको आप एक्सेप्ट करना चाहो ना करना चाहो बात अलग है। हो सकता है 10% लोगों के लिए ना होता हो, फेयर, पर मोस्टली जो मैंने देखा है ऐसा होता है। और लॉन्ग टर्म जिसको हम बोलते हैं कि किसी का लॉन्ग टर्म अगर विजन है और आपको पता है कि आप कर सकते हो, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। इसमें 2 लोगों की कैटेगरी है, जिनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो कर सकते हैं, उनकी तरफ से शायद थोड़ी कमी हो रही है या और टाइम लगेगा, वो कॉल हो जाती है उनकी। हाँ, जिनको नहीं है कि नहीं मुझे जॉब शुरू करनी है, मेरी फैमिली सिचुएशंस ऐसी है वैसी है, जैसा कुछ भी हो, किसी और को लगता है कि नहीं मुझे अगर RRB क्लर्क मेरा निकल गया या IBPS PO मेरा निकल गया, ये सही टाइम है मेरे लिए जॉब स्टार्ट करने के लिए और मुझे करनी है, तो वो उनकी कॉल हो सकती है। बट अगर आपको फीलिंग आ रही है कि यार नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, कि ठीक है मेरा एक जगह सिलेक्शन हो गया, मुझे जॉब ले लेनी चाहिए, तो तब शायद एक बार अपने आप को थोड़ा टाइम दो, जैसे पंकज ने बोला। और हो सकता है कि चीज़ें बेटर हो जाए आपके लिए, क्योंकि अगर किसी का मिशन RBI ग्रेड भी है और वो एक क्लर्क जॉब के लिए सेटल हो रहा है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और उसको कवर करने में एक RBI असिस्टेंट को RBI ग्रेड बी तक पहुंचने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। सिमिलरली एक RBI ग्रेड बी की जॉब अगर आपको 2 साल बाद भी मिल रही है, तो उसकी जो जर्नी होगी वो बहुत मतलब इनकम्पेरेबल होगी, वो असिस्टेंट वाला कभी वहाँ तक कैचअप नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो हम सबको लेना चाहिए। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि मेंस में, जैसे आपने बोला रीजनिंग और कौन बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रांग थी, हर इंजीनियर की ऑलमोस्ट होती है। उनका 2 जगह रहता है, इंग्लिश और GA। तो आपने बोला भी कि SBI में जैसे आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि कट ऑफ को जज करके आपने 10 ही अटेम्प्ट लगाए और उस वजह से 0.25 से रह गए, तो उसमें फिर क्या करा कि इंग्लिश में अटेम्प्ट्स बढ़ाए, एज इन की इंग्लिश को और सीरियसली लिया, तो या फिर उसमें थोड़ी अपस्किलिंग भी करनी पड़ी कि यार नहीं मुझे सीखनी पड़ेंगी चीज़ें? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। इंग्लिश में वही था कि उस टाइम पे मैं थोड़ा कट ऑफ ध्यान रखी तो मैंने कम अटेम्प्ट्स किए। वैसे उसके बाद बस ये एक मॉक टेस्ट देता रहा, फिर उसमें जैसे जैसे ये है क्लोज टेस्ट होते हैं, फिलर्स होते हैं, पैसेज होता है, तो उसको रीडिंग स्किल्स है, तो रीडिंग की थोड़ी थोड़ी जैसे मॉक टेस्ट दिए, न्यूज़पेपर पढ़ी, तो उससे वो इम्प्रूव हो गए, तो उसके बाद वो कवर हो गए। बट GA क्या था मेरे साथ, GA क्या था कि GA मैं पढ़ता था और मुझे भूल जाता था, और जैसे ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाता था कि वो कौन सा ऑप्शन है, अगर वो गलत मार्क करूंगा तो आई थिंक बहुत से मेंस एग्जाम मेरे इस वजह से भी क्वालिफाई नहीं हुए कि वो GA में कम मार्क्स आ रहे हैं। और कई बार तो ऐसा है कि क्वालिफाई हो गए बट वो बाउंड्री पे, GA में जस्ट पास हुआ हूँ, बाकी और जो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश से वहाँ से अच्छे मार्क्स लेके इंटरव्यू तक पहुँच गया, फिर इंटरव्यू में कम मार्क्स लगे और सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये अलग। तो आई थिंक इनकी जर्नी में सब हर चीज़ का मिक्स है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज। तो जाते जाते पंकज, व्हाट एडवाइस विल यू गिव, स्पेशली अभी RBI असिस्टेंट हुआ है, बहुत लोगों का अच्छा नहीं हुआ होगा, या फिर किसी पुराने एग्जाम का रिजल्ट भी आया होगा लोगों का, IBPS PO इंटरव्यू का फाइनल स्कोर कार्ड आया, तो बहुत लोगों का उसमें भी नहीं हुआ होगा। तो
वो स्पेशली उस फेज में होंगे, या तो किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, किसी का सेकंड होगा, तो क्योंकि आप उन चीज़ों से गुजर चुके हो, तो और वो कुछ ना कुछ फील कर रहे होंगे जो आपको पता है कि इस समय वो क्या फील कर रहे हैं। तो उनके चेहरे पे वो हंसी आ गई, आंखों में दिख गया कि वो क्या फीलिंग होती है। तो उनको आप अभी क्या कहना चाहोगे कि यार क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या रहता है कि जब हम अवेटेड रिजल्ट अवेटेड है तो एक्साइटेड होंगे कि अगर हो गया तो ये हो जाएगा, हाँ, नहीं हुआ तो दिमाग ये में आने होगा। लगता है सब। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे 2 रिजल्ट आई थिंक विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक बोल दो कि आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ एंड सेकंड वन इज एसबीआई पीओ। दोनों के रिजल्ट पहले आया बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट, वो क्लियर नहीं हुआ। एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि नहीं एसबीआई पीओ हो जाएगा, और एसबीआई पीओ में जब नहीं हुआ तो डिसअपॉइंट हुआ और तैयारी छोड़ दी थी कि 4 एग्जाम है, 4 में से कोई तो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं, इतनी बुरी किस्मत थोड़ी ना है कि 4 में से एक भी क्वालिफाई ना हो। और लास्ट था कि इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा और जॉब लग जाएगी। तो मैंने तैयारी छोड़ दी थी, 2-3 महीने पहले से तैयारी छोड़ दी थी, चिल कर रहे थे। और जो रिजल्ट आया, पहला आया तो था होप, नहीं दूसरा आया होप थी, तीसरा है। तीसरे में जब फोर्थ था तो थोड़ा था, तो जब फोर्थ क्वालिफाई हुआ तो बहुत हर्ट हुआ। फिर लगा कि शायद उस टाइम पे तैयारी, और उसका रिजल्ट मिला देखने को। आई थिंक उसके बाद कोई एग्जाम था प्री, मतलब मुझे याद नहीं है कौन सा था एग्जाम, और उस पेपर में जाके डिफरेंस मिला कि जो तैयारी छूटी थी वो एक तो कॉन्फिडेंस नहीं था, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। और जब वो एग्जाम देने गया तो देखा यार ये तो तैयारी छूटी थी, और वो हुआ भी नहीं, क्लियर भी नहीं हुआ। एक तो प्रेशर था, दूसरा सब अनटच था। तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जिसका भी रिजल्ट है अब अवेटेड है, तैयारी ना छोड़े, क्योंकि जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको पता ही नहीं जॉब मिली है नहीं मिली है। तो ऐसा, और बैंकिंग में सबसे अच्छी बात ये है, बैंकिंग और जो भी ये इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं, इसमें हर महीने या हर दूसरे महीने कोई एग्जाम रहता है। तो आप जब टच में रहोगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं अब ठीक है, मेरा चल रहा है। जब अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा कर लूंगा मैं। और कभी भी जज नहीं करना, जब मैं पहले भी बताया कट ऑफ के हिसाब से कि लास्ट ईयर कट ऑफ ऐसी थी मेरी इंटरव्यू से, एक आई थिंक एक कोई मेंस एग्जाम था, मेरे 17.5 मार्क्स ऊपर थे, और लास्ट ईयर 10-10 मार्क्स ऊपर वाले जो कट ऑफ से वो सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू में, थोड़े नंबर लेके। और उस टाइम में मुझे इंटरव्यू में लगे 52 मार्क्स आउट ऑफ 100, और मैं रिजेक्ट हुआ। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ को तो कभी एनालाइज करना ही नहीं है। हाँ देखो, बट ये नहीं होना कि उसके ऊपर टोटली डिपेंड हो जाना है कि यही कट ऑफ जाती है, यही ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड चेंज होते तो टाइम थोड़ी लगता है। अब ये कोई ग्राफ थोड़ी ना है कि पैराबोला है या फिर ये सर्कल है कि ये इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। पैटर्न तो चेंज हो सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, पेपर डिफिकल्टी लेवल, एस्पिरेंट्स कितने हैं, हर एस्पिरेंट्स, क्या पता टॉप 100 एस्पिरेंट्स ऐसे हों फुल मार्क्स वाले हों। तो अब वो उसको एनालाइज नहीं कर सकते हम, कट ऑफ एनालाइज नहीं कर सकते। तो ऐसा है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तैयारी नहीं छोड़नी है। हाँ, मोटिवेशन लो कि हाँ आप इस लेवल तक पहुंच चुके हो कि आप इंटरव्यू तक पहुंच चुके हो और आप बहुत लोगों से बहुत आगे हो। तो आप अगर नहीं भी हो पाया तो आप थोड़ा सा पुश करोगे आपको, तो आप जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी लीग में आ जाओगे। तो डिमोटिवेट नहीं होना है और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। बिल्कुल एक आप लेवल पे रहो और उसकी तैयारी को कंटिन्यू करो, डेफिनेटली होगा। तो आई थिंक बहुत अच्छे से सम अप किया। और आई थिंक अगर पंकज की कहानी आप सुनोगे तो 4 इंटरव्यूज हाथ में थे, 4 इंटरव्यूज दिए, इसका मतलब प्रीलिम्स मेंस सबके निकाले हैं। उसके बाद भी मतलब मैं अभी तक किसी से नहीं मिला हूँ, पंकज इज़ द फर्स्ट वन, कि किसी बंदे के 4 इंटरव्यूज हों, उसका एक भी एग्जाम में ना हो, और फिर भी उसने तैयारी, फिर क्योंकि बहुत बड़ा धक्का लगता है किसी को भी कि 4 इंटरव्यूज अगर आपके हाथ में हो और किसी एक में भी ना हो, तो एक बार को तो आपको फीलिंग आ जाएगी कि यार मतलब अब इंसान अपना हाथ रख के बैठ जाएगा अपने सर पे कि क्या हो गया। तो अगर आपके साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो आपको तैयारी करते रहनी चाहिए, और उसके बाद भी करते रहनी चाहिए। पंकज ने उसके बाद भी करी है तैयारी। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिला हुआ आज, कि क्योंकि हम अपनी जर्नी में ना सब ऐसा करते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जबकि जैसे भी जर्नी है कि मैं इतना टाइम दे चुका हूँ, मैं इतनी मेहनत कर चुका हूँ। तो एक्चुअल में कितनी मेहनत लगती है, और जो जितना मतलब हमारे दिमाग में एक फीलिंग आ जाती है कि मैं डिज़र्व करता हूँ। जिस दिन वो फीलिंग आपके दिमाग में आ जाएगी उस दिन आपका गेम ख़त्म हो जाएगा कि मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ। तो अपने दिमाग में ये बात ना लाके आप इसी चीज़ को सोचें कि मैं तैयारी करता रहूँ, मैं अपना 100% दूंगा। एंड ऑफ द डे आपको अपने आप से यही पूछना है कि क्या मैंने अपना 100% दिया इन एनी गिवन सिचुएशन। तो वहाँ पे आपको अपना जवाब मिल जाएगा। अपने दिमाग में गलती से भी ये ना आने दें कि मैं ये जॉब डिज़र्व करता हूँ। जिस दिन आपके दिमाग में वो आ गया,
आपकी जो तैयारी की अगर ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है वो उसी दिन से नीचे आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कब होगा। तो आई थिंक यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच पंकज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट्स के इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, बहुत सारे टीचर्स के आने वाले हैं। तो ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और जैसे ही इंटरव्यूज़ आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप नोटिफिकेशन बेल भी पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो प्लीज़ डू इट, एंड वी विल कीप ब्रिंगिंग मोर सच कंटेंट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इंटरव्यू कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच।